बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग सेकेंड ईयर का जो चैप्टर हमारा था सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये आप लोगों की बुक का चैप्टर नंबर 16 है। और सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द मूवमेंट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने पहले तो एक बात एग्जामिनर को वाज़ेह कर देनी है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो फ़र्क है वो है लोकोमोशन का। लोकोमोशन यानी जो एनिमल्स हैं और इनको अगर हम कंपेयर करें प्लांट्स के साथ, तो एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन होती है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें मूवमेंट की, यानी एक ही जगह पे रहते हुए मूवमेंट करना, तो ये एनिमल भी कर सकते हैं और प्लांट भी कर सकते हैं। अब प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट है बहुत सी तरह की हो सकती हैं, यानी शूट्स का टूवर्ड्स लाइट चले जाना, जड़ों का टूवर्ड्स ग्रेविटी चले जाना, एक ही जगह पर रहते हुए अपनी मूवमेंट वो कर सकते हैं। अब याद रखें प्लांट्स के अंदर, जैसे हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि इसके अंदर प्लांट्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स जो हैं प्लांट्स को मूवमेंट करवाते हैं, और इन केमिकल्स को आप लोग प्लांट केमिकल्स या इनको हार्मोन्स भी कह सकते हैं। इन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट तरीन केमिकल जो अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑक्सिन, और ऑक्सिन को आप लोग इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड का बहुत ही एक अहम किरदार है। इंडोल एसिटिक एसिड के वैसे तो बहुत से काम हैं, लेकिन यहाँ जो हमारी टॉपिक के हवाले से है कि इसमें फोटोट्रॉपिज्म के हवाले से और जियोट्रॉपिज्म के हवाले से इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। जियोट्रॉपिज्म, अब होता क्या है कि जो शूट्स होती हैं, शूट्स वो टूवर्ड्स लाइट चली जाती हैं, टूवर्ड्स लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, जबकि रूट्स जो हैं वो अवे फ्रॉम लाइट चली जाती हैं, और इनको हम लोग कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सिमिलरली जियोट्रॉपिज्म को देखें तो जो शूट्स हैं वो अवे चली जाती हैं ग्रेविटी से, लिहाजा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ग्रेविट्रॉपिज्म। जबकि जो हमारे पास रूट्स हैं वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, तो लिहाजा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ग्रेविट्रॉपिज्म। ऐसा प्लांट को कैसे पता चलता है, हालांकि प्लांट की आइज़ नहीं होती, तो शूट लाइट की तरफ ही क्यों जाती है? इसको समझने के लिए हम लोग एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है इसका बहुत ही एक अहम किरदार है। ये डायग्राम अगर आप लोग देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक हमारे पास एक पॉट है जिसके अंदर हमने एक प्लांट लगाया हुआ है, और प्लांट की एक साइड से ये अगर आप लोग देखें तो ये है शूट, दिस इज़ द एमर्जिंग शूट, और दूसरी साइड पे अगर हम लोग देखें ये प्लांट की आ जाएगी एक रूट। तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया सिर्फ समझाने के लिए। तो ये हमारे पास आ गई शूट और ये हमारे पास आ गई रूट। अब ये जो ऑक्सिन होता है, ये ऑक्सिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है एट द टिप्स ऑफ शूट एंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों तरफ
ऑक्सिन मौजूद है, इंडोल एसिटिक एसिड मौजूद है, जिसको अभी आपने पढ़ा था IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। अब इनको कैसे पता चल जाता है कि लाइट किस तरफ है और किस तरफ नहीं है? अब यहाँ पे मैं ये सूरज बना देता हूँ, दिस इज सन। अब ये सूरज जो है इनके ऊपर रोशनी गिर रही है। अब इसमें होता ये है, एक बात याद रख लें कि ये जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू लाइट, तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है। अब ये हमेशा लाइट से अवे चला जाता है, यानी यहाँ सेल्स के अंदर जो इंडोल एसिटिक एसिड होती है वो रोशनी को जज करते हुए जो सेल्स जो जिनको हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं वो सेल्स जो हैं इंडोल एसिटिक एसिड को डिफ्यूज़ कर देते हैं अवे फ्रॉम लाइट। अब देखें, अब लाइट जो है ये ऊपर से आ रही थी यहाँ से, और इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो नीचे की तरफ को ट्रांसफ़र हो गई। इसी तरह यहाँ भी रोशनी क्योंकि ऊपर से आ रही है तो यहाँ भी क्या होगा, इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो नीचे की तरफ को डिफ्यूज़ कर गई अवे फ्रॉम लाइट। अब आपने ये बताना है कि शूट्स के अंदर जो इंडोल एसिटिक एसिड की जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। अब ये दो हिस्से बन गए, एक निचला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा। अब निचले हिस्से में क्योंकि इंडोल एसिटिक एसिड ज़्यादा है, शूट के अंदर यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू द अपर पोर्शन, तो लिहाजा ये ग्रोथ यहाँ ज़्यादा होगी और ये हिस्सा जो है ये स्टे करेगा। तो ये जो हिस्सा ग्रो करेगा इस वजह से निचला हिस्सा ग्रो करता रहेगा एज़ कंपेयर टू द अपर वन, और आहिस्ता आहिस्ता जो शूट है वो ऊपर की तरफ को जाना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, रूट के अंदर इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन का जो काम है वो ऑपोजिट होता है, यानी रूट में जिस जगह ऑक्सिन की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ ग्रोथ कम होती है। तो लिहाजा इसके निचले हिस्से में क्योंकि इंडोल एसिटिक एसिड की मिकदार ज़्यादा है यहाँ ग्रोथ कम होगी एज़ कंपेयर टू द अपर वन, तो ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा ग्रो करेगा एज़ कंपेयर टू द लोअर वन। ये हिस्सा यहीं पे स्टैग्नेंट रहेगा और करते करते ये जो रूट है वो दोबारा से नीचे की तरफ चली जाएगी। तो हमने देखा रोशनी के हवाले से फोटोट्रॉपिज्म, और यहाँ पे देखा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और यहाँ पे देखा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और यहीं पे देख रहे हैं कि रूट्स जो हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रही हैं, लिहाजा पॉजिटिव ग्रेविट्रॉपिज्म, और जो शूट्स हैं वो अपवर्ड जा रही हैं यानी अगेंस्ट जा रही हैं ग्रेविटी के। तो याद रख लें, इंडोल एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन अगर स्टेम में ज़्यादा होगी वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू द अपर पोर्शन। यहाँ पे लोअर पोर्शन में क्योंकि ऑक्सिन ज़्यादा है रूट्स के अंदर, यहाँ ग्रोथ कम होगी एज़ कंपेयर टू द अपर पोर्शन। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसमें बता देना है कि दोनों के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाती है शूट के अंदर, क्योंकि इंडोल एसिटिक एसिड की मिकदार यहाँ ज़्यादा है इसलिए ग्रोथ नीचे ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पे इंडोल एसिटिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये मूव करता हुआ अपवर्ड चला जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे रूट के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है यहाँ पे इसका रोल इनहिबिटरी होगा, और जबकि जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, इसी वजह से निचला हिस्सा स्टैग्नेंट रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा जो है मूवमेंट करता हुआ नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव जो है ग्रेविट्रॉपिज्म और नेगेटिव ग्रेविट्रॉपिज्म, और फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। अब होता ये है कि ये जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉटिलिडन्स, मोनोकॉट्स के जो एमर्जिंग शूट होती है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था इमर्जिंग शूट के ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, और इसी कॉलियोप्टाइल के अंदर ही ऑक्सीजन जो है वो मौजूद भी होता है, और जैसे ही वो लाइट की सेंसिटिविटी को देखता है तो ऑक्सीजन हमेशा अवे फ्रॉम लाइट चला जाता है। यहाँ भी रोशनी से अवे चला गया और यहाँ भी रोशनी से अवे चला गया। हाँ, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन अवे तो चला गया लेकिन ग्रोथ यहाँ पे क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है इधर ग्रोथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ भी अवे चला गया लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर इसने डिफरेंट बिहेव करना है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे ग्रोथ कम होगी, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी रूट के अंदर, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा जो है वो ग्रो करेगा। तो ये आप लोगों ने बता देना है। इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे
अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में भी प्लांट हार्मोन्स का बहुत किरदार है। उसके अंदर दो तरह के हार्मोन्स आपने बता देने हैं। एक को आप लोगों ने क्या देना है, इनहिबिटर्स और एब्सिसेंस, और दूसरे जो आ जाएंगे उनको हम लोग कहेंगे जिब्रेलिन्स। इसके अलावा आपने एमसीक्यू में एक और बात याद रखनी है कि ये जो एपिनेस्टी का फिनोमिना भी हम पढ़ के आ रहे हैं, एपिनेस्टी इज ड्यू टू ऑक्सिन एंड ऑन द अदर हैंड हाइपोनेस्टी इज ड्यू टू जिब्रेलिन्स। तो ये आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज बन गए हैं कि नेस्टिक मूवमेंट्स इनहिबिटर्स या एब्सिशंस की वजह से होती है और जिब्रेलिन्स की वजह से, एपिनेस्टी जो है वो ऑक्सिन की वजह से, और हाइपोनेस्टी जो है वो होती है जिब्रेलिन्स की वजह से। तो ये आप लोगों ने टॉपिक इसमें बता देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे स्केलेटन्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलेटन्स। स्केलेटन को हम लोग ढांचा बोलते हैं। स्केलेटन इज अ हार्ड एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, और ये जो है एनिमल को बहुत से फ़वाइद देती है। मिसाल के तौर पे इट कैन गिव सपोर्ट, स्केलेटन की वजह से सपोर्ट मिलती है, स्केलेटन की वजह से शेप मिलती है जानवर को, और स्केलेटन की वजह से ही सपोर्ट एंड शेप और साथ में प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो ये आप लोग इसमें बताना है। अब होता ये है कि जो स्केलेटन है वो 3 तरह के हैं स्केलेटन। एक को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, और एक को हम लोग बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो इन्हीं को ही हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग आज जिक्र कर लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको समझना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ये कोई इतना मजबूत या इतना कोई टफ स्केलेटन नहीं होता, ठीक है, और ये कंपोज्ड होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के ऊपर, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और सीलोम, ये इसमें बता देना है आपने। अब होता क्या है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अंदर, इसके अंदर मसल्स होते हैं इन जानवरों के अंदर, और मसल्स जो हैं उनको ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और इसको प्रमोट भी करती है ताकि मोटिलिटी जो है वो हो सके। मिसाल के तौर पे कैसे, अगर इसमें आप लोग एग्जाम्पल देखें सी एनीमून की, अब यहाँ पे ये देखें सी एनीमून। अब सी एनीमून या हाइड्रा वगैरह के अंदर क्या होता है, ये देखें, ये एक बहुत सॉफ्ट सा ये इसकी बॉडी है। ये अगर आप लोग देख लें, ये है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, दीज आर इट्स टेंटिकल्स, ये इसमें टेंटिकल्स आ जाएंगे। अब होता क्या है कि ये अपने माउथ के अंदर यहाँ से पानी को अंदर लेके जाते हैं, यहाँ से ये वाटर को अंदर लेके आएंगे। पानी को अंदर लाने के बाद अपनी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में लाने के बाद
ये माउथ को क्या कर देंगे, ये माउथ को क्लोज कर देंगे और जो इसके मसल्स हैं, पूरे जो बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, अब माउथ बंद हो गया है और ये मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से अंदर जो है पानी पूरी बॉडी पे प्रेशर डालेगा और इसके टेंटिकल्स और इसकी बॉडी जो है वो अपराइट जो है वो इस तरीके से स्टैंड हो जाएगी और इसका स्ट्रेचर हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही जैसे टायर के अंदर आप हवा भरते हैं प्रेशर के साथ और टायर के अंदर एक मजबूती, एक सख्ती आ जाती है, इसी तरह जब ये पानी को माउथ के अंदर लेके जाएंगे, माउथ को क्लोज करेंगे और प्रेशर डालेंगे मसल्स की वजह से, और पानी जो है मुख्तलिफ अतराफ में प्रेशर से जाएगा और इनके टेंटिकल्स वगैरह और इनकी हर चीज़ जो है वो स्ट्रेचर में आ जाएगी। तो एक तो आप लोगों ने इसके अंदर ये बता देना है। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो आप लोग दे सकते हैं वो एनालिड्स की दे सकते हैं। एनालिड्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थवर्म बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अर्थवर्म के अंदर ये अगर आप लोग देखें, ये अर्थवर्म के ये डिफरेंट सेप्टा हैं, ये इसकी बॉडी है और इसके अंदर दीवारें होती हैं जिनको हम लोग सेप्टा बोलते हैं और इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड। अब एनालिड्स के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, एक को आप लोग कहते हैं सर्कुलर मसल्स और एक को आप लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, अब इसने मूव करना है, से हम लोग कह देते हैं कि इसने इस साइड पे मूव करना है। अब होता ये है कि ये अपने बहुत बारीक से कांटे, जिनको हम लोग सीटा और काइटा भी कहते हैं, वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं ताकि ज़मीन को एंकर किया जा सके, ज़मीन को पकड़ा जा सके। अब होगा क्या, सर्कुलर मसल जब भी बायो में आप पढ़ते हैं, सर्कुलर का मतलब होता है बॉडी के इर्द गिर्द और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लंबाई के गिर्द। तो सबसे पहले सर्कुलर मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विल रिलैक्स। सपोज ये गुब्बारा है आपके पास, बर्थडे का बैलून है, उसको आप पकड़ के एक साइड से प्रेस करेंगे ज़ोर से तो वो गुब्बारा डेफिनेटली आगे की तरफ को फैलेगा। इसी तरह आपने बताना है कि सर्कुलर मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, हम भी यहाँ लिख देते हैं कि सर्कुलर मसल्स जो हैं वो सबसे पहले क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वो क्या होंगे, वो रिलैक्स होंगे। तो भाई जब इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ाहिरी बात है प्रेशर की वजह से ये जो जानवर है ये आगे की तरफ को लंबाई के रूप फैलेगा, ऐसे करके तो ये आगे को चला जाएगा। अब क्या होगा, जब ये फैल जाएगा तो ये आगे वाले कांटे जिनको हम कहते हैं सीटा, ये बाहर निकाल लेगा और जब ये बाहर निकाल लेगा ज़मीन में अपने आप को एंकर कर लेगा, ये जो पीछे वाले सीटा थे ये वापस अंदर चले जाएंगे। अब सारे फिनोमेना को उलट बोल दें, अब आप ये कहेंगे कि अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, पहले क्या था, लॉन्गिट्यूडनल मसल विल रिलैक्स, अब क्या होगा, द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्कुलर मसल्स विल रिलैक्स। तो ये कुछ इस तरीके से चलेंगे, ये आपके सामने आया। तो सबसे पहले सर्कुलर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विल रिलैक्स, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्कुलर मसल्स विल रिलैक्स, और इस तरीके से इनकी इस तरह की जो मूवमेंट होगी, इस मूवमेंट की वजह से ये आगे को मूव करेंगे। तो ये आप लोगों ने बता देना है। एंड पे जाके आपने अगेन इसकी जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स हैं उनकी आपने एग्जाम्पल दे देनी है कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है उसकी एग्जाम्पल में आप लोग ले आएं, निडेरिया है, निडेरियंस, जिसमें आपने अभी पढ़ा, हाइड्रा वगैरह है, सी यानी मून वगैरह इसमें आपने पढ़ लिया। उसके अलावा एनालिड्स हैं, एनालिड्स एंड मैनी सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स, ये इसके अंदर आप लोगों ने एग्जाम्पल दे देनी है।
तो ये आपने इसमें बताना है। अच्छा, ये तो हो गए एनिमल्स की बात। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में एक MCQ बता दूं मैं आपको। जो तो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसमें से मैं एग्जांपल देना चाहूँगा प्रोटोजोआ की। उनमें भी अक्सर के अंदर स्केलेटन होता है, तो आपने क्योंकि वो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं, ओनली वन सेल पे मुश्तमिल होते हैं, तो उनका जो स्केलेटन जो होगा वो सिक्रीट जो होगा वो सिंगल सेल से ही सिक्रीट होगा। जैसे यहाँ से देखें, यहाँ से ये अपने बाहर स्केलेटन बना सकते हैं, तो सिंगल सेल से ही बाहर निकलेगा और बाहर जाके ये सख्त हो जाएगा। तो इसलिए ये यूनिसेलुलर के लिए आपने इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जियोट्रॉपिज्म और इस तरह की चीज़ें जो है हम लोगों ने पढ़ी हैं। अगर आपके जहन में किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।